बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, मैटर की टाइप्स क्या है, मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एटम का स्ट्रक्चर, ये हमने बेसिक चीज़ें समझी थी कि वो हैं क्या। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है पोस्ट RN BSN, उसका जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसमें जो थॉरली स्टडी करने वाली जो केमिकल चीज़ें हैं ना, मतलब 5 बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमने थॉरली रीड करने हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं जो हमने थॉरली पढ़ी और जो हमारी बुक में भी है इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री की बुक में। ठीक है, तो कोई भी एक बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की जब बात आएगी या जब उसका नाम आएगा तो हमें उसकी 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी 5 चीज़ें? उसका इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, क्लासिफिकेशंस, उसकी फंक्शंस, उसकी मेटाबॉलिज्म और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, 5 चीज़ें। अब ये 5 चीज़ें किसी भी कंपाउंड की जब हमें पता होंगी ना, हमें उस पर पूरा अबूर हासिल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज़ें प्लीज़ आप सब मेरे साथ दोहराएं। हमें कौन कौन सी 5 चीज़ें किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की पता होनी चाहिए? उसका इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका फंक्शन, उसका मेटाबॉलिज्म और उससे होने वाले जो है वो डिसऑर्डर्स, मतलब ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर वाइटामिन हैं, उनके ज़्यादा होने से क्या मसला होता है, उनके कम होने से क्या मसला होता है। और इंट्रोडक्शन, जैसे आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, तो इंट्रोडक्शन के वो है क्या, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसका पूरा तारुफ, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। अब जितने भी ये कंपाउंड्स हैं ये सारे एलिमेंट्स से मिलके बने हैं और एलिमेंट्स सारे ज़ाहिर है एटम से मिलके बने हैं, तो उनके अंदर कार्बन, उसके नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर्स होते हैं। सो ये जो जितने भी कंपाउंड्स मिलके बने होते हैं ना, उन सब के अपने एटॉमिक नंबर्स होते हैं। सो जो क्लासिफिकेशन होती है ना इन सारे जो बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन सब की क्लासिफिकेशन इनकी स्ट्रक्चरल बेस पे भी हो सकती है, उनकी फंक्शनल बेस पे भी हो सकती है कि ये एक दूसरे से स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ हैं, ये एक दूसरे के फंक्शनल में मुख्तलिफ हैं। सो सबकी अपनी अपनी टाइप्स हैं। सो हमें उनकी टाइप्स पता होनी चाहिए सादा लफ्ज़ों में। ठीक है, फंक्शन बेसिक क्या हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, लेकिन उसके फंक्शंस पता होने चाहिए। वायदे में हमसे पूछा जा सकता है या हमें शॉर्ट सब्जेक्टिव में आ सकता है कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता दें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेटाबॉलिज्म, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जब हम खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं मिसाल के तौर पे, पिज़्ज़ा, मुझे तहजीब का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है इसलिए मैं पिज़्ज़ा की बात करूँगी। जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अब उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब उसका मेटाबॉलिज्म होता कैसे है कि वो मेटाबलाइज कैसे होता है, वो हम डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मेटाबॉलिज्म में। और 5वीं चीज़ है वो है रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कि उस जो भी हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसके होने ना होने से क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म और रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये 5 चीज़ें रट लें कि हमें ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्रोटीन है क्या, व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन जो है, अब मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में ये समझाऊंगी सारी बातें, ऑल्दो कि ये जो वीडियोस हैं ये पब्लिक पे जाएंगी और अब अगर मैं वो साइंटिफिक और वो फार्मूला और वो केमिकल लैंग्वेज बोलने लग जाऊंगी ना, तो आप सब लोगों ने वीडियो छोड़ के भाग जाना है। इसलिए मैं बड़े सादा से लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैं मिसालें भी दूंगी, मैं समझाऊंगी कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि प्रोटीन है क्या। लाइक प्रोटीन इज जैसा एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, बिल्डिंग बनती है ईंटों से मिलके। ठीक है, अब ईंटें क्या हैं? अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब ईंटें आपस में जुड़ी किस चीज़ से होती हैं? सीमेंट से ना, तो वो है पेप्टाइड लिंकेज।
ये मैंने बात की है, ये बिल्कुल उससे हट के बात है जो बुक कहती है, लेकिन सिर्फ एक कंसेप्ट देने के लिए, समझाने के लिए मैं बात कर रही हूँ कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोटीन, ये हमारी बुक के है पेज नंबर 29 पे, ठीक है, प्रोटीन्स का चैप्टर है। अब सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। प्रोटीन आर नाइट्रोजेनस कोलाइडल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब नाइट्रोजेनस क्यों है? क्योंकि ये वाहिद प्रोटीन ऐसा सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन होती है, इसलिए ये जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, और वो अमाइनो एसिड आपस में किस चीज से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए प्रोटीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा प्रोटीन का फॉर्मूला, ये कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अमोनिया NH2, ये R, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपने याद कर लेना। अब मैं इसको समझाती हूँ, ये कोई ये समझने वाली बात है, इसमें आपने रट्टा भी नहीं मारना, गौर से मेरी बात को सुनना है। मैंने कहा प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड से मिलके बना है। अमाइनो लफ्ज में ही आप ढूंढ लें, अमाइनो एसिड, ठीक है। कार्बन, कार्बन के साथ जो है वो ये ग्रुप है एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हाइड्रोजन और R। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो R फैक्टर है ना, ये अपने फंक्शन के लिहाज से ये बदलता रहता है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड है ना, इसकी कुछ 300 टाइप्स हैं। 300 मतलब हम ये मैक्रोमोलिक्यूल, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है। मतलब हर तरह के अमाइनो एसिड के अपने तरह के फंक्शन है, हर तरह के अमाइनो एसिड के अपने तरह के फंक्शन है। तो जाहिर है जब अमाइनो एसिड बदलेगा तो वो अपना फॉर्मूला चेंज कर लेगा। तो जो चेंज चीज़ होती है ज़्यादातर वो ये R फैक्टर से चेंज हो जाती है। मतलब इस फॉर्मूला में ये R बदल जाएगा, सो ये पूरे अमाइनो एसिड का फॉर्मूला बदल जाएगा, तो उसका काम भी बदल जाएगा। ये जो है वो मोटे तौर पे ये बात आपके जहन में होनी चाहिए जी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड्स से मिलके बना है। तो अमाइनो एसिड्स की मुख्तलिफ तरह के हैं। ये ऐसे ही है, समझने के लिए समझ लें कि जैसे ईंटों की अपनी टाइप्स होती हैं, और जब बिल्डिंग बन जाती है वो अलग तरह की होती है। मतलब कुछ ईंटों से हम कह लें कि घर की बिल्डिंग बना ली, कुछ से हमने स्कूल की बिल्डिंग बना ली, ठीक है। मतलब प्रोटीन का एक अपना क्लासिफिकेशन है कि जब वो बन जाती है वो और तरह की होती है, अमाइनो एसिड्स अपनी तरह के होते हैं, ठीक है। सो अमाइनो एसिड्स को पढ़ने के लिए आप लोग निकालें जो इंस्टेंट केमिस्ट्री है ये बुक, उसका पेज नंबर 30, टेबल नंबर 4.1, ठीक है। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स का एक टेबल दिया गया है जिसमें उनके नाम हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये मेथियोनीन। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग और नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग। प्रोटीन फॉर्मिंग वो में दो तरह के होते हैं, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स। आगे इसके नाम हैं, ये मैं समझा नहीं सकती, ये बस आपने याद करने हैं। मेथियोनीन, आर्जिनिन, थिरोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन सॉरी, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनाइन, हिस्टाडीन और लाइसिन। अच्छा, उसके बाद अमाइनो एसिड्स की मैं कुछ टाइप्स वैसे बता देती हूँ। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं?
जो कि हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते, मतलब डाइट से नहीं लेने पड़ते। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि कुछ हमारी डाइट से हमें मिलते हैं, कुछ हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। ये अपने काम के लिहाज से उसकी क्लासिफिकेशन है। फिर है एरोमेटिक, जिनमें बेंजीन होता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वो अमाइनो एसिड्स किस किस तरह के होते हैं, तो 5-6 हमें पता होना चाहिए। एसिडिक अमाइनो एसिड, अब एसिड तो ऑलरेडी वो है, तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? दे हैव मोर कार्बोक्सिलिक, मैंने कहा था ना, देखें ये अमाइनो एसिड है जिसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे वो एसिडिक होगा। और इमिनो एसिड्स, अमीनो अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? जिनमें अमाइनो ग्रुप की बजाय इमिनो ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये चीजें बदलती रहेंगी ना, तो इनके नाम बदलते रहेंगे, ठीक है। कीटोजेनिक है, ग्लूकोजेनिक है। ग्लूकोजेनिक इंशाल्लाह हम आगे जब कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे ना कि यही अमाइनो एसिड्स फिर ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करते हैं, लिख देते हैं हम ग्लूकोजेनिक। सो हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन ये 5-6 याद करने के लिए काफ़ी हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हम अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स की अलग अलग से टाइप्स पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल्स, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं डाइट से। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज और हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमें कुछ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन पाई जाती है। सल्फर कंटेनिंग वो होते हैं जिसमें सल्फर पाई जाती है। एसिडिक वो होते हैं जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो ज़्यादा होता है। इम्यूनो वो होते हैं जिनमें अमाइनो एसिड ग्रुप की बजाय इम्यूनो होता है। ग्लाइकोजेनिक वो होते हैं कि जो कि टाइम आने पे अपनी कंपोजिशन बदल के ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। क्लियर? ये सब अमाइनो एसिड्स की टाइप थी, प्लीज़ आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। ये ईंटों की मिसालें हैं कि हमने अच्छी क्वालिटी की, मतलब ईंटों की, हमने ईंटों से मिला के हमने इमारत बनानी है ना। अब इमारत की जो प्रोटीन है मेन, उसकी हमने जो क्लासिफिकेशन है वो अलग से पढ़नी है, ठीक है। ये मैं नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। ये हमारे अमाइनो एसिड्स के टाइप्स आ गए। इसके बाद है हमारी प्रोटीन की टाइप्स। प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है ये भी वहीं पर आगे दी हुई है। प्रोटीन जो है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। 3 तरह की उसकी क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, फिजियोकेमिकल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, ठीक है। जो मतलब अपनी फिजियोकेमिकल बेस पे उसको, उस बिना पे उसको क्लासिफाई किया गया है वो फिजिकोकेमिकल। फंक्शनल जो कि प्रोटीन बन जाता है, मतलब घर बन गया, अब उसकी फंक्शन के लिहाज से उसको अलग कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे कुछ ईंटों से मिला के हमने बनाया है, स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, कुछ ईंटों से कि मिला के हमने एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। तो वो फंक्शनल के लिहाज से जो प्रोटीन के टाइप्स हैं वो ये है। और स्ट्रक्चरल कि उसके स्ट्रक्चर की बिना पर जो उसको अलग किया गया। अब ये डिटेल में हम बहुत नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव बहुत शॉर्ट से नंबर्स का होता है, आई थिंक 20% होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक मेन प्रोटीन की कितने टाइप्स हैं, फिजिकोकेमिकल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। अब फिजिकोकेमिकल में आती हैं सिंपल, मतलब सिंपल कौन कौन सी होती हैं हमारी प्रोटीन्स, कहाँ गया? सिंपल में आती हैं हमारी लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये हमें पता होना चाहिए, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये 2 काफ़ी हैं। कंपाउंड में हमारी कौन कौन सी आती हैं? जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं कंपाउंड में हमारी आती हैं फॉस्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ये इतना भी हम लिख देंगे ना,
लाइपोप्रोटीन। तो यही बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। और फिजिकोकेमिकल की जो तीसरी होती है डिराइव, मतलब प्राइमरी डिराइव और सेकेंडरी डिराइव। ये मैं आपको जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी कि सेकेंडरी और प्राइमरी डिराइव कौन सी होती हैं। उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है फंक्शनल। ये भी गौर से सुनने वाली बात है कि ये प्रोटीन के फंक्शंस वैसे बड़े अहम हैं कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये है पेज नंबर 39। वहाँ पर फंक्शंस लिखे हैं। कैटालाइटिक प्रोटीन, दीज आर एंजाइम्स विच कैटालाइज और एक्सेलरेट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब ये एंजाइम्स होते हैं कैटालाइटिक प्रोटीन्स विच कैटालाइज एंड एक्सेलरेट द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे प्रोटीन्स, अच्छा यहाँ पर एंजाइम्स की बात की हुई है, दीज आर एंजाइम्स विच कैटालाइज एंड एक्सेलरेट मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नंबर 2 है, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, जगह कम है। चलिए मैं लिख देती हूँ। कैटालाइटिक, कैटालाइटिक। नंबर 2 है रेगुलेटरी। ये प्रोटीन हार्मोन्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं। इसके प्रोटीन के बड़े काम हैं। काम के लिहाज से उनका नाम है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? दैट प्रोटीन्स गिव स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू बॉडी। जैसा कि हमारे बालों के ऊपर केराटिन है तो वो उसके स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी देती हैं, ठीक है। कौन सी है ये? स्ट्रक्चरल। फिर है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा ड्राई लगता है लेकिन परेशान नहीं होना, भागना नहीं है। इसी तरह है डिफेंसिव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये आप लोग पढ़ेंगे ना, आपको इनके नामों से ही समझ आ जाएगी ये कौन कौन से हैं। जेनेटिक प्रोटीन एंड स्टोरेज प्रोटीन। ये है हमारे फंक्शन के लिहाज से। स्ट्रक्चरल के लिहाज से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन एक्सियल रेशियो ऑफ, ये मतलब कि जिस स्ट्रक्चर में लेस देन 10 प्रोटीन होगी वो होगी में दो तरह के होते हैं। एक वो एल्ब्यूमिन जो कि इफ द रेशियो इज लेस देन 10 देन प्रोटीन इज ग्लोब्यूलर, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। दे आर स्फेरिकल इन शेप्स, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। नंबर 2, if the ratio is greater than 10 then protein is fibrous, वो fibrous होगी जैसा कि हमारे केराटिन और इलास्टिन। these are thread like, मतलब स्ट्रक्चर के लिहाज से एक मोटी होती है एक बारीक पतली, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्लासिफिकेशन। अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ना है कि हम जितने भी बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ रहे हैं उन सब बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, उनका इंट्रोडक्शन कि वो हैं क्या और उनका केमिकल फार्मूला, उनकी क्लासिफिकेशन। ये चूँकि प्रोटीन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन अलग है, प्रोटीन की अलग है। सो ये आपने दिमाग में रखनी है कि इनटेक कौन सी टाइप्स की हैं और जब बिल्डिंग्स बन जाती हैं उसको कौन सी टाइप की है, ठीक है, कि पूरा प्रोटीन बन जाता है उसका क्या फंक्शन होता है। अमाइनो एसिड्स में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, एरोमेटिक, एसिडिक, इमिनो, ग्लूकोजेनिक, बहुत सारे हैं। उनके नाम के लिहाज से उनके फंक्शंस हैं। प्रोटीन में जो है वो फिजिको केमिकल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल मेन 3 टाइप्स हैं। आगे फिजिको केमिकल सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड है। फंक्शनल जो है वो फंक्शन के लिहाज से ये 8 दी हुई हैं बुक में। स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जो मोटी होती हैं जैसे कि हमारी एल्ब्यूमिन और एक बहुत बारीक जैसा कि हमारे केराटिन। क्लियर यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस कि प्रोटीन काम क्या करती है हमारी बॉडी में। प्रोटीन बहुत काम करती है। इसके लिए यहाँ मैंने रेफरेंस लिख दिया इंस्टेंट केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 36, वहाँ पर 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं फंक्शंस के। पेज नंबर 36 ये फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी। प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हमारे सेल में जैसे प्रोटोप्लाज्म होता है ये उसका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। सिंपल प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड प्रोटामीन्स कंबाइंड विद न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स विच कैरी हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल भी
ट्रांसफ़र करती हैं, उसमें भी इनका काम है। और प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन हैं। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब देखिए हमें वैसे तो ये सारी चीज़ें पता है, इंसुलिन का भी पता है, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, अब ये सब भी प्रोटीन्स हैं। आई होप ये नई बात पता चली होगी मुझे तो जब मैंने ये पढ़ा था तब पता चला। इट परफॉर्म कैरियर फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन कैरीज O2 एंड CO2, एल्ब्यूमिन कैरीज आयरन एंड बिलिरुबिन। हमारी प्रोटीन क्या करती है, हीमोग्लोबिन को भी कैरी करती है, मतलब कैरी करती है, सॉरी, ऑक्सीजन को कैरी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब हमारी प्रोटीन जो है ये एंजाइम की फॉर्म में जो हमारे ये जो हम करवाते हैं पीटी करवाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और वो भी एंजाइम्स होते हैं ना जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं, तो वो एंजाइम्स क्या होते हैं वो लिखा हुआ भी है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, ये हमारे क्लॉटिंग एंजाइम्स है ना, तो ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन है। नंबर 7 है प्रोवाइड डिफेंस टू बॉडी लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी हमें पता है कि प्रोटीन है। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके बहुत फंक्शन है। हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, दो प्रोटीन्स हैं एक्टिन और मायोसिन के नाम से जो हैं, ये हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में काम आती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एक्सर्ट कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एल्ब्यूमिन जो है ये भी एक प्रोटीन है। They provide energy, for example 1 gram of dietary protein provide 4.2 kilocalories। 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन का वो हमें 4.2 किलो कैलोरीज देता है। अच्छा, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने वीडियो देखने के बाद से मुझे पता चलेगा कि आप सब ने कितनी देखी है। हमारी बॉडी में मिसाल के तौर पे एक एक इंसान का वज़न है 70 किलो, तो मेरा सवाल इस वीडियो में ये है कि उसकी बॉडी में कितना प्रोटीन होगा, ठीक है। इसका जवाब जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपने मुझे बताना है कि अगर 70 किलो एवरेज एक बंदे का वजन है तो उसकी बॉडी में प्रोटीन जो है वो कितने केजी होगी, ठीक है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस एंड इम्पोर्टेंट फॉर देयर पैथोजेनिसिटी है। प्रोटीन्स जो है वो वायरसेस उनको भी, उनकी भी उसको डिजीज कॉज करने के लिए उसको भी हेल्प करते हैं, बहुत चलाक है प्रोटीन। अच्छा, हमने पढ़ लिया प्रोटीन का, ये बड़ा ही वैसे मुश्किल तरीन यही था, परेशान नहीं होना, आगे कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स वो इजी हैं तो मुश्किल नहीं है। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन है क्या, अमाइनो एसिड का से मिलके बना हुआ है, जो अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए, और ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, ये चीज़ जहन में रखनी है। फिर उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा जिसमें नाम से ही जाहिर हो रहा है अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिड है ना, हाइड्रोजन, और ये आर फैक्टर, ये बदलता रहता है। क्लासिफिकेशन पढ़ ली है जिसमें अमाइनो एसिड्स की टाइप्स पढ़ ली हैं, मुख्तलिफ होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, इम्यूनो एसिडिक, एरोमेटिक, और प्रोटीन्स जो है ये 3 तरह की मेन होती हैं। आगे उसकी हमने टाइप्स पढ़ ली हैं। फंक्शंस वो हमने बड़े अच्छे पढ़ लिए हैं 11 पढ़ लिए हैं, 5 तो याद हो ही जाएंगे। अच्छा, आगे है मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर मेटाबॉलिज्म समझना है, बोर हो गए हैं तो चाय शाय पी लें, थोड़ी ब्रेक कर लें ताकि जो है हम मेटाबॉलिज्म हाजिर दिमागी से पढ़ सकें। जी, तो मेटाबॉलिज्म के लिए मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म को जानने से पहले ना 2 बातें सबसे पहले है अमाइनो एसिड पूल, अमाइनो एसिड पूल ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अमाइनो एसिड पूल? हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड्स जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं, वो पूल बना हुआ है और जहाँ जिस तरह की ज़रूरत होती है वो आपस में रिएक्शन करके जो अमाइनो एसिड्स है ना, वो जो ज़रूरत होती है ना वैसा वो अमाइनो एसिड बन जाता है और वहाँ जाके अपना काम कर लेता है, ठीक है। एक और टर्म का हमें पता होना चाहिए, एक अमाइनो एसिड पूल, एक है टर्नओवर। टर्नओवर
टर्नओवर। अब टर्नओवर क्या चीज़ है? प्रोटीन सिंथेसिस इज इक्वल टू प्रोटीन डिग्रेडेशन, कि जितनी हम प्रोटीन ले रहे हैं, जितनी बन रही है, उतनी ही डिग्रेड मतलब उतनी ही वेस्ट हो रही है। आना और जाना मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। जो प्रोटीन का टर्नओवर है ना डेली बेसिस पे, वो बराबर होना चाहिए। और डेली बेसिस पे जो एक बंदे का टर्नओवर होता है वो होता है 400 ग्राम का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है कि हम जितनी एक्टिविटी करते हैं उसी के मुताबिक हमारी प्रोटीन जो है वो कंज्यूम हो रही होती है और उसी हिसाब से सिंथेसाइज भी हो रही होती है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने खाया पिज़्ज़ा अगेन क्योंकि मुझे जो है वो अभी अभी लाहौर में बेकरी खुली है तहजीब वालों की, मुझे उसका बारबेक्यू पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। आप सब ने भी खाना है, ठीक है। अब मैंने वो खाया, उसमें प्रोटीन है, ठीक है, मैंने खा लिया। जब वो मेरे स्टमक में जाएगा, मेरे स्टमक में एंजाइम्स पड़े हुए हैं जो कि उस प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, ठीक है, डीनेचर करते हैं। और जो हमने कहा था कि प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ा हुआ है, तो वो उसका पेप्टाइड लिंकेज तोड़ते हैं वो जो एंजाइम स्टमक में पड़े हुए हैं, ठीक है। ये स्टमक में गया, ये मेरा पिज्ज़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या एंजाइम्स पड़े हुए हैं जिन्होंने उस प्रोटीन के पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ा, उसको उन्होंने डीनेचर किया और वहाँ से वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग हो गए, ठीक है। वह वहाँ से हेपेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए, चूँकि सर्कुलेशन तो हो रही है ना, वो जो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ना वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो लिवर तक पहुँच जाते हैं। अब लिवर क्या करता है, वहाँ पर लिवर सिंथेसाइज करता है उस प्रोटीन को, उन अमाइनो एसिड्स को, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होती है वहाँ वो बन के उस तरह का। ये जस्ट लाइक ये फिर अगेन मैं बड़ी नॉन प्रोफेशनल मिसाल देने लगी। मिसाल के तौर पे हम लेडीज़ हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है तो हम एक बेटी भी बन जाती हैं माँ बाप के लिए। वही लड़की ज़रूरत पड़ती है तो एक अच्छी बीवी भी बन जाती है, काम करने लग जाती है। वही हम जो है वो घर में हमें जब खाना बनाना होता है तो किचन में हम एक कुक भी बन जाती हैं। वही हमने घर की सफाइयाँ करनी होती हैं तो हम एक क्लीनर भी बन जाती हैं। हमने बच्चे संभालने होते हैं तो हम जो है वो बच्चों की केयर टेकर भी बन जाती हैं। और वही हम लड़कियाँ जब हमने खिदमत करनी होती है इंसानियत की, तो हम जो है वो सफ़ेद वर्दी पहन के हम हॉस्पिटल्स में खिदमत के लिए हम नर्सेज बन जाती हैं। तो हम एक ही लड़की, यू गॉट माई पॉइंट, है तो प्रोटीन ही, लेकिन उसके काम बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो लिवर वहाँ पर जो है वो उस जो हमारे अंदर प्रोटीन गया है ना, उस प्रोटीन का एक जेनेटिक कोड होता है, उसकी एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कौन से वाली प्रोटीन या कौन से वाला अमाइनो एसिड आया, उसका जो काम है। तो लिवर क्या करेगा, उसको उस काम के लिए भेज देगा कि वो किसी ने टिश्यूज़ को जो है वो एनर्जी देनी है, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, जो भी है आगे वो मैं आपको 6 टर्मिनोलॉजीज हैं वो बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सिंथेसिस की बात। सॉरी आजकल कफ हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है ये 6 टर्मिनोलॉजीज हैं बुक में, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हैं जी अमाइनो एसिड्स के कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये टर्मिनोलॉजीज मैंने कहा ज़रूरी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। परेशानी है ना, ये नाम बड़े अजीब से हैं लेकिन ये बहुत इजी हैं। सबसे पहले आ रहा है ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस का क्या मतलब है? ट्रांसफर हो जाना। एमिनेशन का क्या मतलब है? अमाइनो ग्रुप का, ठीक है। इसकी अगर 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ जाती है ना कि व्हाट इज ट्रांस एमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस एमिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप, ये देखें ये अमाइनो एसिड था ना, इसमें से इस अमाइनो ग्रुप जो है इसका ट्रांसफर हो जाना, इसको हम कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। इतना काफ़ी है, डिटेल जाएंगे तो वो
बहुत समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि दो एंजाइम्स होते हैं। अब हम लोग नॉर्मली जो LFTs करवाते हैं तो उसमें दो LFTs हम कराते हैं, ALT और AST होता है। ALT क्या होता है, एलानाइन ट्रांजामाइनेज, और AST क्या होता है, एस्पार्टेट ट्रांजामाइनेज, SGPT या SGPT रियली सॉरी, या SGOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांजामाइनेज। ये दोनों एंजाइम्स हैं जो कि ट्रांसएमिनेशन के दौरान रिएक्ट करते हैं उसको, ये जो अमाइनो एसिड है उसमें से अमाइनो ग्रुप जो है वो उसको ट्रांसफर कर देता है अगले अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। नेक्स्ट है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, अब डी का क्या मतलब है, डी, जब हम ये डी का वर्ड यूज करते हैं, जैसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी का मतलब है रिमूवल। तो एमिनेशन अमाइनो, रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड, उसमें क्या था, उसने ट्रांसफर कर दिया था। इसमें रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड, रिमूवल इस सेंस में उसने कहा है कि हमारी बॉडी जो है ना प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है, ठीक है। जो यूज होना होता है बाकी वो अमोनिया बन के, यूरिया बन के हमारे यूरिन के जरिए वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर उसने डी का वर्ड इसीलिए यूज किया कि रिमूव हो जाता है अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड से। ट्रांसएमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसके केमिकल रिएक्शन का या इसके मेटाबॉलिज्म का अमाइनो एसिड के, जिसमें अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, अमाइनो ग्रुप। डीएमिनेशन का मतलब है कि वो उसको रिमूव हो जाता है, वहां से चला जाता है, ठीक है। तीसरी है ट्रांसमिथाइलेशन। 1 2 ट्रांसमिथाइलेशन। This is transfer of a methyl group from a methyl donor, ठीक है। अब एक जो है वो अमाइनो एसिड ऐसा था जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप था, ठीक है। तो वहां से मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो गया, तो उसको हम ट्रांसमिथाइलेशन कहेंगे। ट्रांसपेप्टाइडेशन, ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या है, इट मीन्स ट्रांसफर और एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड, नॉट ओनली अमाइनो ग्रुप। अच्छा ये मैं बताती हूँ ट्रांसपेप्टाइडेशन, पेप्टाइड्स क्या है, पेप्टाइड अमाइनो एसिड को ही कहते हैं। इसका ही मतलब है इट मीन्स ट्रांसफर, और कि ऑलरेडी उसमें अमाइनो ग्रुप था, ठीक है, लेकिन उसमें और ऐड हो गया। ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड में ये अमाइनो ग्रुप है ना, ठीक है। ट्रांसपेप्टाइडेशन, पेप्टाइड्स का मतलब ये अमाइनो एसिड ही होता है कि एक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप था तो और ऐड हो गया, अब उसका भी अपना कोई फंक्शन होगा, तो उसको हम उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसपेप्टाइडेशन, ठीक है, कि ट्रांसफर हो गया है अमाइनो एसिड। पेप्टाइड का मतलब अमाइनो एसिड किसी भी दूसरे अमाइनो एसिड में, ठीक है, ऑलरेडी था फिर भी ऐड हो गया। और नंबर 5 है डी अमाइडेशन। अब यहाँ पर भी डी का वर्ड आ गया तो मतलब रिमूवल, के जो है वो अमाइनो ग्रुप है उसका रिमूवल हो गया। डी कार्बोक्सिलेशन, इट मींस रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। एक एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज जो कि उस वक्त रिएक्ट करता है तो यहाँ से CO2 ग्रुप जो है इस फॉर्मूले में से वो रिमूव हो जाता है, इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये डीएमिनेशन, डीअमाइलेशन और डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा ड्राई हो गया।
प्रोटीन्स के हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, फंक्शंस पढ़ लिए, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, एक जनरल कंसेप्ट आप लोगों को मिल गया कि प्रोटीन हमारी स्टमक से ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाती है, लीवर में जाकर वहाँ पर सिंथेसाइज होती है, जहाँ पर ये डीएमिनेशन, ट्रांसमेथाइलेशन, ट्रांसपेप्टाइडेशन, डीएमिडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन और ट्रांसएमिनेशन, ये 6 के 6 जो केमिकल रिएक्शंस है ना, ये ज़रूरी नहीं कि सारे, ये डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट तरह की सिचुएशन में, डिफरेंट रिक्वायरमेंट की सूरत में, डिफरेंट टाइम्स में ये हो रहे होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जहाँ जिस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है ये वहाँ पर हो रहे होते हैं और हमारी बॉडी की ज़रूरत पूरी हो रही होती है। और जहाँ हमारी बॉडी की जो है वो सेलुलर रिक्वायरमेंट जहाँ पूरी होती है, आगे प्रोटीन जो है वो एनर्जी के लिए चली जाती है, वहाँ भी जब पूरी हो जाती है तो स्टोर नहीं होती हमारी जो प्रोटीन है, बाकी जो है वो यूरिया की सूरत में हमारी यूरिन के ज़रिए वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। अब पांचवी चीज़ जो कि हमने सोची थी, जो कि हमने कही है कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फंक्शन और मेटाबॉलिज्म के अलावा हमें हर बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जगह नहीं थी मैं आपको बस बता देती हूँ, ये प्रोटीन के ही चैप्टर में, प्रोटीन के ही लास्ट में है, मरासमस और कशोरकॉर, जितने भी जो है वो ब्लू ब्लॉक्स में चीज़ें दी गई हैं ये सारी बहुत अहम है। हाँ, इसमें 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये ज़रा मैं एंड पे लिखूँगी या मैं वैसे बता देती हूँ। साल्टिंग आउट, क्रोमल प्रोटीन, डीनेचुरेशन, ये 3 चीज़ें क्या हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। ये ज़रा 3 इंपॉर्टेंट बस पॉइंट्स हैं प्रोटीन के पूरे टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट क्या है? एल्ब्यूमिन कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय फुल सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन है ये प्रेसिपिटेट की जा सकती है फुल सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और जो ग्लोबुलिन है वो हाफ सैचुरेशन के साथ प्रेसिपिटेट की जा सकती है विद अमोनियम सल्फेट। इस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम कहते हैं सॉल्टिंग आउट, ठीक है। बस ये याद रखने वाली चीज़ है कि एल्ब्यूमिन को हम फुल सैचुरेशन में प्रेसिपिटेट करते हैं और जो है वो ग्लोबुलिन को हाफ सैचुरेशन में। आपने ऐसे याद रखना है, ए पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, ए से एल्ब्यूमिन, उसको फुल हम प्रेशर से फुल सैचुरेशन के साथ हम प्रेसिपिटेट करते हैं, और उसके बाद ग्लोबुलिन, जी बाद में आता है ना अल्फाबेटिकली, तो ग्लोबुलिन को जो है वो हम हाफ जो है वो सैचुरेशन के साथ हम प्रेसिपिटेट करते हैं। इस प्रेसिपिटेशन के अमल को हम सॉल्टिंग आउट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में वैसे आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसी प्रोटीन का नाम बताएं जो कि क्रोमल प्रोटीन है। ये भी नंबर 2 आप लोगों ने मुझे ग्रुप में या कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है। पहला सवाल मैंने कौन सा किया था कि 7 kg अगर बॉडी का वेट है तो उसकी बॉडी में कितने किलोग्राम प्रोटीन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कौन सी प्रोटीन है जिसे क्रोमोप्रोटीन कहा जाता है, एज वेल एज मेटेलोप्रोटीन, ठीक है। ये 2 सवाल है। फिर एक तीसरा पॉइंट आखिरी हमारा है, वो है डीनेचुरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखें, डी का मतलब ही क्या है कि डी नेचर कर देना, उसको तोड़ फोड़ देना, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीनेचुरेशन कैन बी डन बाय हीट, एक्सरेज, एक्सट्रीम ऑफ पीएच, सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, यूरिया आर इजीली डाइजेस्टेबल, ठीक है। ये डीनेचर का मतलब ये है कि प्रोटीन्स को डीनेचर करना या उसको डिसऑर्गेनाइज करना। उसके बाद जो हमने पढ़ने हैं उससे होने वाले डिसऑर्डर्स, उसके लिए मरासमस और कशोरकार पढ़ लीजिएगा, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये देखिए, अब आपको पता चल गया ना कि मेटाबॉलिज्म क्या है। अब जब नॉर्मल पता चल गया ना, फंक्शन जितने सारे हैं, अब उस फंक्शन में से कुछ भी डिस्टर्ब होगा तो वो डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब आप खुद ही प्रोटीन के फंक्शंस को समझ के पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे ना, तो समझ लें जब नॉर्मल पता है तो अब नॉर्मल तो आपको पता चल ही जाएगा, जाहिर है।
उन एंजाइम्स में से भी किसी की भी जो है वो डिस्टर्बेंस वो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करेगी, ठीक है। तो बस आई होप प्रोटीन आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू।